नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम जॉन गॉल्सवर्दी के एक प्ले को स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। शुरुआत करेंगे एक एमसीक्यू से और बाद में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कहानी होगी, वो मैं आपको बतलाऊंगा। पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और लास्ट में एमसीक्यू का टेस्ट भी होगा। पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। शुरुआत करेंगे एक एमसीक्यू से। जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जस्टिस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, स्पिरिचुअल प्ले। ये जॉन गॉल्सवर्दी को जाना जाता है उनके प्रॉब्लम प्ले के लिए। जस्टिस की बात करें, भाई हर देश के अपने कानून होते हैं और उन कानून की कहीं ना कहीं कमियां भी होती है। उन कमियों का फायदा उठा के जो पावरफुल लोग होते हैं वो तो बच निकलते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है, खासा गरीब व्यक्ति, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। जो सजा मिलने चाहिए उससे भी ज्यादा कड़ी सजा मिलती है। तो इस प्ले में इसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि एक व्यक्ति ने क्राइम करा, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। एक समाज को जागृत करा था। ये प्ले जो था, प्रॉब्लम प्ले, 1910 में परफॉर्म करा गया और बाद में जब इसे थिएटर पर परफॉर्म करा गया था तो कुछ समय बाद में विंस्टन चर्चिल, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे इंग्लैंड के, उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस को देखा, बहुत प्रभावित हुए और इंग्लैंड में बहस होने लगी कि जो कैदियों को सजा दी जाती है वो कितनी मिलनी चाहिए, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, और बाद में कुछ रिफॉर्म भी हुए। अगर बात करें करेक्टर्स की, देखो विलियम फोल्डर, ये बेचारा अभागा व्यक्ति है जो अनजाने में एक गलती करता है और उसकी सजा उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। 23 साल का लड़का है जो नौकरी करता है हॉज लॉ फर्म। ये एक सरनेम है हॉज। कानून से संबंधित राय देती है। तो एक फर्म है, छोटी सी एक ऑफिस है, वहां पर ये एक जूनियर क्लर्क के तौर पे काम करता है। ये प्यार करता है एक शादीशुदा महिला रथ हनीवेल से, जो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इनकी एक लव स्टोरी को दिखाया है जिसको थोड़ा सा नैतिक और अनैतिकता पे भी बहस हुई है कि जो हमारी नजर में अनैतिक है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अनैतिक नहीं, एक सोच भी होती है। तो नैतिकता और अनैतिकता में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पे मैं बाद में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बात करते हैं रॉबर्ट कॉक्सन। देखो, जहां पे विलियम फोल्डर काम करता था फर्म में, जूनियर क्लर्क था, यह सीनियर क्लर्क, मैनेजिंग क्लर्क या कहें तो सीनियर क्लर्क है। ये थोड़ा सा, तो विलियम फोल्डर उसके प्रति सहानुभूति रखता है क्योंकि खुद भी ये क्लर्क है। रॉबर्ट कॉक्सन, इसकी स्पीच के साथ में ये प्ले खत्म भी हुआ है। अब बात करें इस फर्म के मालिक जो है, देखो हॉज लॉ फर्म है, इसके मालिक है जेम्स हो। ये मालिक है, मेन मालिक है। ये उनका बेटा वॉल्टर हो। ये स्ट्रिक्ट है कानून के प्रति कि भाई अगर किसी ने क्राइम करा तो सजा मिलनी चाहिए। जेम्स हो, वॉल्टर हो नौजवान, ये मानता है कि थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं जो पुलिस वाला है जो गिरफ्तार करने आता है, डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर। ये गिरफ्तार करने आते हैं, एक्ट फर्स्ट में दिखाई देते हैं और बाद में एक्ट फोर्थ में। वकील की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लो, वरना कोई ऐसा वो नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहें तो ये और ये तीन तो आपको ध्यान ही रखने हैं। देखो इंपॉर्टेंट है। हेक्टर फ्रॉम, ये डिफेंस काउंसिल है। डिफेंस से मतलब डिफेंस, डिफेंड। डिफेंस काउंसिल से मतलब हो गया कि विलियम फोल्डर की तरफ से बात करते हैं कि भाई विलियम फोल्डर ने गलती करी लेकिन इसको नरमी दिखाई जाए, सख्त सजा ना दी जाए। जो इसके खिलाफ में वकील है, प्रोसिक्यूशन काउंसिल, वो है हेरोल्ड क्लीवर। क्लीवर से समझ जाना, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं। और जो जज है उनका नाम है जस्टिस फ्लॉयड। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो शुरू करते हैं कहानी को। एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट शुरू होता है जो लॉ फर्म है, हॉज लॉ फर्म, उसके ऑफिस में ज्यादातर प्ले जो है वो परफॉर्म करा गया, उसको दिखाया गया है। यहाँ पे एक महिला आती है, रथ हनीवेल, बहुत परेशान है और अपने बच्चों के साथ में आती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो मिलना चाहती है विलियम फोल्डर से। विलियम फोल्डर नहीं होता तो जो बाकी जो दूसरे होते हैं उनसे बात करती है कि ये मेरी लाइफ और डेथ का मैटर है। वो कहती है मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मेरी जीवन और मृत्यु का मैटर है, मुझे मिलना है। विलियम फोल्डर पहुंचता है, दोनों बात करते हैं। यहाँ पे वो बताती है रथ हनीवेल की पिछली रात मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश करी, दारू पी कर आया, मुझे मारने की कोशिश करी और मैं अब घर में उसके साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पे दोनों बात करते हैं कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बाद में जो है रथ हनीवेल वहां से चली आती है। यहाँ पे जो सीनियर क्लर्क है, रॉबर्ट कॉक्सन, जब चली आती है वो रथ हनीवेल, तो रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो बात करता है विलियम फोल्डर से कि भाई जो तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तुम ऑफिस में मत करो। ये सब चीजें ये अनैतिक है, ये गड़बड़ है। तुम ऑफिस में जो हक करो ये सब बेकार की चीज है। और वो खुद कुछ नहीं कहता, एक ड्रॉर खींचता है और उसमें से पंफलेट निकालता है। पंफलेट पे क्या लिखा होता है? प्यूरिटी इन द होम। ये बोलता नहीं है, एक पंफलेट निकाल के दिखाता है विलियम फोल्डर को, प्यूरिटी इन द होम। ये चीज जो है
प्यूरिटी होनी चाहिए, जो ये चीज़ें हैं ना, तुम्हारे प्राइवेट मैटर है, ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहरहाल बाद में जो होता है, पूरा हिसाब-किताब हो रहा होता है शाम-वाम के समय, तो वो देखते हैं कि एक चेक दिया था 9 पाउंड का, वो 9 पाउंड का चेक दिया था विथड्रॉल के लिए, लेकिन विथड्रॉ हुए हैं 90 पाउंड। उस ज़माने में 9 और 90 बहुत बड़ी रकम होती थी। बोले ये जो है विथड्रॉल हुए हैं, तो गड़बड़ी हुई है बहुत तगड़ी। ऐसा क्या हुआ है? किसने करी है? सब पे शक जाता है। अब तहकीकात होती है, ऑफ़िस में ही तहकीकात हो रही है। ऑफ़िस में ही तहकीकात होती है, जब तहकीकात पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में पता लगता है कि जो विलियम फोल्डर है, उसने गड़बड़ी करी थी। अब बेचारा वो कहता है कि क्या हुआ था? वो कहता है कि अ मिनट ऑफ फॉर मैडनेस, ये 1 मिनट का पागलपन था। मुझसे गड़बड़ी हुई और मेरा एक पागलपन था 1 मिनट का, वरना कभी मैंने लाइफ़ में ऐसा कुछ करा ही नहीं है। कोई मेरी शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने कभी किसी के साथ में बुरा बोला हो या बुरा करा हो। ये सिर्फ़ मेरे 1 मिनट का पागलपन था, मैं बहक गया था। तो यहाँ पर जो जेम्स हो हैं, जो मालिक हैं मेन, वो कहते हैं कि लाइफ़ इज़ अ लॉन्ग टेम्पटेशन। लाइफ़ एक बहुत बड़ा लालच होता है, टेम्पटेशन लालच है। अगर आज मैंने छोड़ दिया विलियम फोल्डर को, तो कहीं न कहीं ये फिर क्राइम कर सकता है और मैं नहीं चाहता मेरी फ़र्म में कोई क्रिमिनल काम करे। तो ये बात करते हैं कि मैं जो है पुलिस को बुलाऊँगा और गिरफ्तार करवाऊँगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ा जुर्म करा है। इतना बड़ा भी नहीं था कि 9 का 90, लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए थी, तो इस पे बात होती है। यहाँ पे इनका बेटा जो है वॉल्टर हो, ये बात करता है कि भई थोड़ा नरमी दिखाओ, यहाँ पे वो शेक्सपियर की एक लाइन को कहता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड। दया का जो गुण है, वो स्टेन्ड, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे वो बात करता है कि हम जो है सज़ा दें, लेकिन ये नहीं कि उसे जो पुलिस के हवाले कर दें, कि बहुत कुछ बुरा हो जाएगा उसके साथ में लाइफ़ में, अगर वो पुलिस के हत्थे आ गया तो। बहरहाल पुलिस को बुलाया जाता है, जेम्स वो नहीं मानते, जो मालिक हैं, वो नहीं मानते, पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पे डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर आते हैं और वो फ़ोल्डर को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक्ट सेकंड जो है, वो पूरा का पूरा कोर्ट में है। एक्ट सेकंड, यहाँ पे जो है बहस हो रही है, सब लोग खड़े हुए हैं कटघरे में। सबसे पहले आते हैं प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल, वकील आते हैं, हैरोल्ड क्लीवर, ये खिलाफ में है। विलियम फोल्डर के खिलाफ में बात करते हैं कि भाई जो मुजरिम है, इसने बहुत बड़ा क्राइम करा, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिली तो समाज में ये चीजें और बढ़ जाएंगी, तो जितनी सख्त सजा वो होनी चाहिए। अब आते हैं बाद में डिफेंस काउंसिल, जो डिफेंड करने आते हैं, डिफेंड करने आते हैं विलियम फोल्डर को। हेक्टर फ्रॉम ये बात करते हैं कि जो विलियम फोल्डर है, नौजवान लड़का है और इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये कदम उसे उठाना पड़ा। सजा दो आप, लेकिन ऐसी सजा मत दो कि इसकी जिंदगी तबाह हो जाए, थोड़ी नरमी दिखाओ। अब यहाँ पे जो बारी-बारी से इतने लोग हैं, सबसे गवाही दिलवाई जाती है कि भई ये व्यक्ति कैसा है। तो सब आते हैं, रॉबर्ट कॉक्सन आते हैं, वो बात करते हैं कि भई पूरी लाइफ में इसने कभी कुछ ऐसा बुरा नहीं करा, सबसे अच्छा बोलता है, बहुत बढ़िया व्यक्ति, लेकिन पता नहीं इसने कैसे कर लिया। लास्ट में बुलाया जाता है रथ हनीविल को। रथ हनीविल आती है, वो बताती है शादीशुदा महिला, उसका हस्बैंड उसके साथ में कितना बुरा व्यवहार करता था, उसको मारने की कोशिश भी करी और वो कहती है कि हम दोनों जो थे, विलियम फोल्डर और हम, यहाँ से दूर जाना चाहते थे साउथ अमेरिका में, जहाँ पे हम कम से कम रह सकें। क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो मेरा हस्बैंड जो है कहीं न कहीं परेशान करेगा मुझे, किसी दिन मार भी देगा। अब यहाँ पे जो है जज अपना जजमेंट देते हैं। यहाँ पे बात होती है नैतिक और अनैतिकता की। यहाँ पे वो बात कहते हैं कि वो एक मैरिड वुमन है और ये अपने आप में एक इमोरल डिज़ाइन है कि तुमने उससे रिलेशनशिप रखा हुआ है। लॉ क्या है? ये एक मैजेस्टिक एडिफिस है। ये इतना इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बतला रहा हूँ। शानदार इमारत है जो हम सबको शेल्टर, आश्रय देती है। हर एक पत्थर टिका हुआ है दूसरे पर और मैं केवल चिंतित हूँ इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे वो सजा देते हैं 3 इयर्स ऑफ पैनल सर्विट्यूड। अब ये जो सर्विट्यूड है, पैनल सर्विट्यूड, ये सर्विट्यूड अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है? कठोर कारावास 3 साल की, तो 3 साल कठोर कारावास मतलब कुछ काम दिया जाएगा और हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले सेल में रहे। ये सज़ा मिलती है यहाँ पे विलियम फोल्डर को। अब बात करेंगे हम एक्ट थर्ड, 4 एक्ट हैं इस प्ले में, एक्ट थर्ड है। केवल एक्ट थर्ड ऐसा है जो सीन में डिवाइड है, बाकी कोई भी सीन में डिवाइड नहीं है। बाकी सिर्फ जो है एक्ट फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, लेकिन एक्ट थर्ड जो है सीन में डिवाइड है, 3 सीन है इसमें। सीन फर्स्ट है, रॉबर्ट कॉक्सन जो सीनियर क्लर्क हैं, थोड़ा सहानुभूति रखते थे विलियम फोल्डर से क्योंकि ये भी क्लर्क ही था जूनियर। ये मिलने आते हैं प्रिजन में, विलियम फोल्डर से मिलते हैं और उन्हें लगता है कहीं न कहीं विलियम फोल्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, अकेले सेल में है। इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार है। अकेले चल रहा है, कुछ परेशान सा नज़र आता है। तो बात करते हैं जो प्रिज़न का जो गवर्नर जो कह सकते हैं,
जो कोतवाल होता है वहाँ का, उससे मेन आदमी से बात करते हैं, "भई थोड़ी नरमी दिखाई जाए, इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से हटाकर दूसरे कैदियों के साथ में रख दो क्योंकि कहीं न कहीं इसका दिमाग जो है अजीब-सा हो रहा है।" तो यहाँ पे जो वहाँ पे गवर्नर होते हैं, वो कहते हैं, "ठीक है, मैं डॉक्टर को भेजूँगा।" अब डॉक्टर चेकअप करता है, सीन सेकंड वही डायलॉग है, चेकअप होते हैं। अब जो डॉक्टर वो चेकअप कैसे करता है? जाएगा उसका फिज़िकली चेक करता है कि कहीं इसने चोट तो नहीं मारी। अगर मान लो डिप्रेशन में तो इसका मतलब अपना सर मारेगा दीवार में, अपना हाथ मारेगा, तो वो फिज़िकली टेस्ट करते हैं और फिज़िकली टेस्ट करते हैं और थोड़ी बात करते हैं। तो विलियम फोल्डर जो था खुद परेशान था, वो कुछ कह नहीं पाता ज़्यादा, वो कहता नींद आ ही नहीं रही मुझे, परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? अब वो फिज़िकली चेक करते हैं और रिपोर्ट देते हैं, जो गवर्नर होता है प्रिज़न का, कि विलियम फोल्डर ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और वो रह सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो आदमी का जो डिप्रेशन है, उसको किससे नापा उन्होंने? कहीं उसने फिज़िकल इंजुरी नहीं तो अपने आप को नहीं दी। अब यहाँ पे सीन है, सीन थर्ड, इसको म्यूट सीन भी कह सकते हैं, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। इस सीन की विशेषता क्या है कि इसमें जो विलियम फोल्डर है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसकी समस्या, डिप्रेशन को दिखाया गया है कि कैसे वो परेशान है। अकेले चल रहा है, जैसे जानवर चलते हैं केज में, इधर-उधर, ऐसे चल रहा है आगे-पीछे। कभी बैठ जाता है, कभी हाथ मारता है, कभी कुछ कर रहा है और वो जो है अकेला बैठा हुआ है सेल में और शर्ट को सिल रहा है। तो कठोर कारावास से कुछ काम दिया जाता है, तो यहाँ पे वो शर्ट को सिल रहा है, ये वो कर रहा है। तो ये एक म्यूट सीन है, सीन थर्ड में। ठीक है? एक्ट थर्ड, सीन थर्ड। लास्ट एक्ट है, एक्ट फोर्थ। 2 साल बीत गए हैं और विलियम फोल्डर जो है, वो बेल पर बाहर आ गया है। अब वहाँ पे जो है बेल पर बाहर आ गया, लेकिन इसे कहीं न कहीं अपनी हाज़िरी देनी पड़ती है थाने में। यहाँ पे रथ हनीविल ऑफिस में आती है और वो रॉबर्ट कॉक्सन, जो सीनियर क्लर्क है, उससे बात करती है कि भाई जो विलियम फोल्डर, उससे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड खराब हो गया। आप इसे वापस रख लो अपनी नौकरी में, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो क्या करेगा, वो परेशान है। बहरहाल रथ हनीविल जो है वो थोड़ा चली जाती है। अब विलियम फोल्डर आता है, विलियम फोल्डर माफी मांगता है सबसे कि भाई मुझे रख लो, मैं हर जगह मैंने ट्राई कर लिया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो मालिक हैं, जेम्स हो, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम जो महिला है रथ हनीवेल, उससे अपने रिलेशनशिप खत्म कर दो। अब ये जो है विलियम फोल्डर को थोड़ा अजीब लगता है कि विलियम फोल्डर ने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर लिया है, सब कुछ अपना जीवन निछावर करने की सोच ली है। और अब उससे कहा जा रहा है कि तुम अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दो, उससे समझ में नहीं आ रहा। कुछ परेशान सा हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब यहाँ पे एंट्री होती है पुलिस वाले की, डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर, जो ऑफिस में आते हैं और गिरफ्तार करने आए हैं विलियम फोल्डर को। आरोप क्या है? विलियम फोल्डर को 2 साल बाद जब थोड़ी जो है बेल पे बाहर आए, तो उन्हें थाने में जाकर टाइम टू टाइम अपनी हाज़िरी लगानी होती है कि मैं शहर छोड़ के नहीं गया हूँ। दूसरा एक और वो चीज़ कहते हैं कि विलियम फोल्डर ने जॉब लेने के लिए जो बायोडाटा होता है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब एक नया केस और लग गया विलियम फोल्डर के ऊपर। तो अभी तो बेचारा अपना पुराना केस से तो जूझ ही रहा था, एक नया केस और लग गया फॉर्जरी का। जब विलियम फोल्डर ये सुनता है, परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या होगा। अब वो जाता है जल्दी से खिड़की की ओर और वहां से छलांग लगा देता है और अपना जो है छलांग लगा के अपना सुसाइड कर लेता है। उसके गर्दन की हड्डी टूटने से डेथ हो जाती है। रथ पहुंचती है एकदम से शोर सुनकर। रथ जैसी देखती है कि उसने कूद के जान दे दी तो रथ बेहोश हो जाती है। लास्ट डायलॉग जिसके साथ में प्ले खत्म होता है वो है रॉबर्ट कॉक्सन का। रॉबर्ट कॉक्सन जो सीनियर किलर का सहानुभूति रखते थे विलियम फोल्डर से, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, नो वन विल टच हिम, कोई उसे नहीं छुएगा। हिम कौन है? विलियम फोल्डर जिसने सुसाइड करी। नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा। ही सेफ विद जेंटल जीसस, वो दयालु जीसस के साथ में सेफ है। तो ये कहानी है विलियम फोल्डर की, जिसने एक क्राइम करा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलती है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हटके भी बात करते हैं, बाद में एमसीक्यू है, एमसीक्यू से देखेंगे आपको कितना आया। एक ऐसे ही एक मैटर था और काफी पुरानी बात हो गई। एक जो है हरियाणा में एक केस हुआ था जिसमें एक लड़के का मर्डर हो गया था स्कूल में। और बाद में क्या हुआ, पुलिस ने तहकीकात करी और ड्राइवर को पकड़ लिया गया। ड्राइवर से कबूल भी करवा लिया गया, क्योंकि ड्राइवर के कपड़े पे कुछ निशान आए थे। वो वॉशरूम में गया तो लड़के को उठा के लेकर आया था। तो ड्राइवर ने कबूल कर लिया अपना जुर्म। हम भी सब मान रहे थे ड्राइवर ने क्राइम करा, लेकिन जो माँ-बाप थे उस लड़के के, वो लास्ट तक जो थे ये मानने को तैयार नहीं थे कि ड्राइवर ने करा है। सीबीआई जाँच हुई और बाद में सीबीआई की जाँच में क्या पता लगा कि उस स्कूल के एक लड़के ने जो है खुद उस बेचारे छोटे बच्चे को मारा था। क्यों? क्योंकि उसे छुट्टी करवानी थी। और ड्राइवर से कबूल करवा लिया, क्योंकि गरीब आदमी कर लेगा। तो ये जो चीज़ होती है, कानून होता है, कानून बहुत ज़रूरी होता है, ताकतवर होता है, वो हमें ताकत देता है, वरना हम सेफ भी नहीं रह सकते। लेकिन कहीं न कहीं उसकी कमियों का फ़ायदा लोग कुछ उठा लेते हैं।
और वो होता है ना, बलि का बकरा तो बनाना है, जब कोई नहीं मिलेगा तो किसी को बनाओ ज़रूर। तो ये होती है, उस पे रिफ़ॉर्म होने चाहिए। शुरू करते हैं आगे। हू सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट रिस्ट्रेंट? शेक्सपियर का कोटेशन है। और यहाँ पे कौन कहता है ये? देखो यहाँ पे 2 हैं जो मालिक हैं, जिसमें ये है पिता, फादर, और ये है बेटा। जो बेटा है वॉल्टर हो, ये थोड़ा दयालु किस्म का, ये चाहता है भाई जेम्स, जो विलियम फोल्डर, उसको सजा नहीं दी जाए कि पुलिस के हवाले कर दिया है, दया दिखानी चाहिए, स्टैंड, जो दया के जो गुण है उसे रोकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है वॉल्टर हॉसन कहते हैं। अगला देखते हैं, म्यूट सीन। भाई म्यूट सीन कौन से में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 एक्ट हैं, केवल थर्ड एक्ट जो है उसमें ही सीन है, और उसमें ही है ये। तो सिंपल सा आंसर हो गया, कौन सा हो गया? 33। ध्यान रखना, 33, 3 एक्ट और 3 सीन। व्हाट डिड फोल्डर डू टू द चेक? चेक का क्या करता है फोल्डर? लॉस्ट खो जाता है, 9 से 90 करता है, रथ को देता है। समझ में आ गया होगा कौन सा है? इतने ऑप्शन में आ गया होगा। 9 से 90 कर देता है। जो चेक था वो 9 पाउंड का था, उसको 90 बना देता है, और बाद में तहकीकात होती है, विलियम फोल्डर पकड़ा जाता है। एक और है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा चलो बात करते हैं। देखो कहीं न कहीं जब हम कानून की बात करते हैं तो कहते हैं पुलिस स्ट्रिक्ट हो गई है, और जो है पुलिस स्ट्रिक्ट है, सब जगह की अपनी-अपनी होती है, और कानून में जो होता है अब जो है क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कैमरे का। कैमरे की वजह से क्या हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत ही कम हो गई हैं, बंद ही हो गई हैं। एक तो पहले जो अगर कोई क्राइम होता था, तो बड़ा आसानी से हो जाता था, बच के भाग जाते थे। अब चोरों को डर लगता है कहीं कैमरा ना हो। दूसरा, दुकान वालों के झगड़े होते थे, अब वो कैमरे से पता लग जाता है किसने रुपए दिए, किसने नहीं दिए। तीसरी सबसे चीज़ जो हुई है कैमरे से, वो कमाल की जो हुआ है, क्या है? पहले हर तीसरे चौथे गाँव की या शहर में कुछ जगह होती थी जहाँ पे ये था, उधर मत जाना रात में, भूत रहते हैं। कोई सरकटा, कोई कैसा, कोई चुड़ैल रहती है। ये हर तीसरे चौथे गाँव की कहानी थी। जब से कैमरे लगे हैं, कोई गाड़ियों में भी लग गए, तब से ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब कोई भूत वगैरह नज़र नहीं आया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, कानून व्यवस्था, ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी जो होते हैं, अच्छी होती हैं। हू सेज, कौन कहता है? सेव विद जेंटल जीसस। वो सेफ है जीसस के साथ में। तो ये सीनियर क्लर्क था। कौन था वो सीनियर क्लर्क? रॉबर्ट कॉक्सन। ये कहते हैं, जब विलियम फोल्डर सुसाइड कर लेता है तो वो कहते हैं नो वन विल टच हिम। कोई उसे नहीं छुएगा, नेवर अगेन, कभी नहीं। वो सेफ है जेंटल जीसस के साथ में। नेक्स्ट है, हु सेड इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? कौन कहता है ये मामला है लाइफ और डेथ का? कौन कहता है? विलियम, रॉबर्ट, रथ हनीविल या हेरोल्ड? शुरुआत जब प्ले होती है तो जो हॉल ऑफ फर्म है, उसमें रथ हनीविल आती है भागती हुई, परेशान अपने बच्चों के साथ में। वो कहती है ये मैटर मेरी लाइफ और डेथ का है, मुझे विलियम फोल्डर से मिलना है। तो ये रथ हनीविल कहती है। इसी के साथ में खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।